हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल जेपी एकेडमी पर। आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने चल रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर पर आधारित है। और यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ से आप लोग अपनी तैयारी को परख सकते हैं, जांच सकते हैं कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे इस प्रैक्टिस सेट की, और आप लोग भी जो है बहुत ध्यानपूर्वक इस सेट को देखिएगा और प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और व्याख्यात्मक रूप से हम लोग यहाँ पर इस सेट का अध्ययन करेंगे। व्याख्यात्मक रूप से हम लोग इस सेट को देखेंगे, प्रत्येक प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसकी व्याख्या देखेंगे। बहुत ही बेहतर आप लोगों को कंटेंट मिलने वाला है, तो आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक इसे देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत जो है इस सेट की है पैराग्राफ से है, ठीक है। पैराग्राफ से हम लोग इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं। इस पैराग्राफ में कुल 4 प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है, जिनको आपको सॉल्व करना है 4 प्रश्नों को। ओके, तो यहां जो है स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्राचीन काल में नारी का स्थान समाज में अग्रगण्य था। जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां होती हैं वहां पर आप उसको टिक मार्क करते चलिएगा, ठीक है। ऐसा कहा जाता था कि जहां नारी की पूजा होती है, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है, ठीक है। भारत में मध्यकाल से नारी का पतन शुरू हुआ। तो देखिए नारी का पतन कब शुरू हुआ, तो भारत में मध्यकाल से, ठीक है। मध्यकाल के अंत तक तो नारी दासी या गुलाम बन गई, ठीक है। कब बन गई, तो मध्यकाल में। चार दीवारी में कैद हो गई, किंतु 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आदि समाज सुधारकों ने नारी जगत की काया पलट दी, ठीक है। ये आपका रहा है काया पलट दी। नारी उत्थान की ओर बढ़ती गई। आज आधुनिक नारी ने, यहां देखिए, आज आधुनिक नारी ने जमीन से लेकर आसमान तक में अपना कब्जा जमाया है। नारी तू नारायणी, बहुत बेहतर, नारी तू नारायणी उक्ति को सिद्ध कर दिया है। वास्तव में देखा जाए तो नर और नारी एक रथ के 2 पहिए हैं। रथ को सुयोग्य ढंग से चलाने के लिए दोनों में संतुलन चाहिए। शिक्षित नारी परिवार की उद्धारक है। क्या? शिक्षित नारी परिवार की उद्धारक है। प्रत्येक घर में नारी का सम्मान होना चाहिए। समाज में प्रचलित कुप्रथाओं से लड़ना अनिवार्य है। नारी ने अपना जो स्थान प्राप्त किया है उसे मजबूत बनाने के लिए नर और नारी दोनों को तत्पर रहना चाहिए। तो ये हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा है। अब इस पैराग्राफ पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था। तो प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था? क्या प्राचीन काल में नारी दासी थी? प्राचीन काल में नारी का स्थान अग्रगण्य था, या नारी को अपमानित किया जाता था, या नारी का कोई स्थान नहीं था? कौन सा यहाँ पर विकल्प होगा? तो हम लोगों ने पैराग्राफ में पढ़ा था कि प्राचीन काल में नारी का स्थान कैसा था, तो अग्रगण्य था, यानी कि यहाँ पर विकल्प आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, नारी तू नारायणी की सही व्याख्या क्या है? नारी तू नारायणी की सही व्याख्या क्या होगी? क्या विकल्प ए, नारी नारायणी की तरह पूजनीय है? क्या नारी को कोई अधिकार नहीं? क्या नारी गुलाम थी? या फिर नारी के मान सम्मान में कमी होना? तो यहाँ पर जो है नारी तू नारायणी की सही व्याख्या क्या होगा? नारी को कोई अधिकार नहीं, ये तो मध्यकाल की बात करें, नारी गुलाम हो गई थी मध्यकाल में आते आते, लेकिन नारी तू नारायणी का अर्थ क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे कि नारी नारायणी की तरह पूजनीय है। विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ जो पूजनीय लिखा है ये वर्तनी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जो है ये बिल्कुल सही है। और आपको इस तरीके से लिख के आता है,
और पूछा जाता है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो ये आपका गलत होता है। ठीक है, ये गलत होता है, ये बिल्कुल सही होता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखिए, देश का उद्धार कैसे होगा। तो देश का उद्धार कैसे होगा, नारी अशिक्षित रहेगी तो देश का उद्धार होगा, केवल समाज सुधारकों के प्रयत्न से देश का उद्धार होगा, समाज में नारी को समान स्थान देने तथा उसके शिक्षित होने से उद्धार होगा, या फिर नारी की पूजा करने से। तो यहाँ कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो कौन सा विकल्प होगा, तो हम बताएं कि विकल्प जो है आप क्या कहेंगे कि विकल्प कौन सा होगा। विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा, समाज में नारी को समान स्थान देने तथा उसके शिक्षित होने से जो है देश का उद्धार होगा, ना कि पूजा करने से उसकी। ठीक है, क्लियर है। चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं, और प्रश्न संख्या 4 देखिए, प्रश्न संख्या 4 में क्या कहा गया है, आपसे शीर्षक पूछा गया, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक कौन सा होगा, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक कौन होगा, क्या भारत मेरा देश होगा, नारी तू नारायणी, भारत और गरीबी, मेरे सपनों का भारत। तो यहाँ पर कौन सा होगा, शीर्षक कैसे छाटेंगे, तो यहाँ पर जो है किसके इर्द गिर्द जो है बातें कही गई हैं, मुख्य पृष्ठ पर कौन है, तो नारी मुख्य पृष्ठ पर है। तो देखिए भारत मेरा देश ये महत्वपूर्ण नहीं है, भारत और गरीबी का कोई संबंध भी नहीं है, मेरे सपनों का भारत ये भी कोई इसमें संबंध नहीं है हमारे पैराग्राफ में, गद्यांश में। तो क्या है, नारी तू नारायणी विकल्प जो है बी जो है बहुत ही बेहतर रहेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को सही समझ में आ रहा होगा। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं और प्रश्न संख्या 5 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में क्या कहा गया है, ये देखिए, तो प्रश्न संख्या 5 में अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है, अल्प विराम कौन सा होगा, ए बी सी या फिर डी में। तो अल्प विराम का चिन्ह यहाँ पर कौन सा दिया गया है, किस विकल्प में अल्प विराम है, तो आप बताएंगे कि जो है विकल्प बी में अल्प विराम दिया है, इस तरीके से जो चिन्ह लगता है अल्प विराम होता है। ठीक है, ए में जो है ये कौन सा विकल्प ए में कौन सा है, तो आप बताएंगे इसमें जो है क्या है, अर्ध है, अर्ध विराम। ठीक है, और यहाँ विकल्प सी में जो है ये तो आपको पता होगा पूर्ण विराम है, और डी में कौन सा होगा, तो बताएंगे विस्मयादि है, विस्मयादि। ठीक है, क्लियर है ना। प्रश्न संख्या 6 देखिए, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है, आपको अघोष वर्ण बताना है कि कौन सा होगा, क्या पा घोष होगा, क्या घा घोष होगा, बा होगा या फिर गा होगा। तो अघोष कौन सा हो जाएगा, तो जब हम लोग वर्णमाला का अध्ययन करते हैं तो अघोष वर्ण कौन से होते हैं, तो हम बताएंगे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण तथा तीनों शाह। ठीक है, ये क्या होते हैं, तो बताएंगे ये अघोष होते हैं, क्या होते हैं, अघोष होते हैं। तो पहला वर्ण कौन सा है इसमें, देखिए पा जो है ये पहला वर्ण है, ये अघोष वर्ण है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 की ओर चलिए, प्रश्न संख्या 7, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। अब आपको बताना है महाप्राण व्यंजन कौन सा है, क्या विकल्प ए ता होगा, दा होगा, भा होगा या फिर मां होगा, कौन सा महाप्राण व्यंजन है। तो महाप्राण कौन सा होता है, प्रत्येक वर्ग का, आप याद रखेंगे इनको, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है, महाप्राण होता है। ठीक है, महाप्राण। तो कौन सा होगा, देखिए ता जो है ये पहला है, ये होगा नहीं, दा जो है ये तीसरा है, ये होगा नहीं, फिर कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, इसमें कहेंगे हम ये भा हो जाएगा, ये चौथा वर्ण है। ठीक है,
और माँ जो है ये पांचवा वर्ड है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। प्रश्न संख्या 8। 8 में क्या कहा गया, भलाई में प्रत्यय कौन सा है, भलाई में कौन सा प्रत्यय लगा है, क्या ई प्रत्यय है, आई प्रत्यय है, लाई प्रत्यय है, या फिर भा प्रत्यय है, कौन सा यहां पर प्रत्यय हो जाएगा भलाई में, बताएं भाई बताएं। तो क्या बताएंगे कि यहां पर आई प्रत्यय होगा, विकल्प बी सही होगा। प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, तो बताएंगे प्रत्यय मूल शब्द के, मूल शब्द के बाद बाद लगने वाले शब्दांश होते हैं भाई मेरे, शब्दांश, शब्द नहीं कहेंगे। तो मूल शब्द में लगने वाले, पीछे बाद में लगने वाले शब्दांश जो है प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, और किसी शब्द के पहले लगने वाले शब्दांशों को हम उपसर्ग कहते हैं। ये शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये चीजें याद रखिएगा, शब्दांश होते हैं, ये ऐसी परिभाषा पूछी जाती है। क्लियर है ना, तो कभी कभार क्या करते हैं हम लोग, शब्द लिख देते हैं और वो गलत हो जाता है हमारा। ठीक है ना, चलिए प्रश्न संख्या 9। 9 देखेंगे कि 9 में क्या कहा गया है। प्रश्न संख्या 9, निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, क्या मेवाती नहीं है, कन्नौजी नहीं है, भोजपुरी नहीं है, या फिर ब्रज नहीं है, कौन सी नहीं है, तो क्या बताएंगे भाई, तो हम क्या बताएंगे कि इसमें जो है मेवाती बोली जो है ये उत्तर प्रदेश की नहीं है। मेवाती जो है ये किस भाषा की है, तो बताएंगे ये राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी की बोली है। और राजस्थानी हिंदी में कितनी बोलियां हैं, तो कुल 4 बोलियां हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है में कौन सी हिंदी चलती है, तो बताएंगे पश्चिमी हिंदी, कौन सी, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, और पश्चिमी हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं, तो आप बताएंगे 5 बोलियां हैं। यहां पर 3 दी है, 2 कौन सी हैं ये आप कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न संख्या 10, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, तो ये इसका अर्थ क्या है, मतलब इसमें क्या बताना है आपको, अलंकार, कि कौन सा अलंकार होगा, क्या श्लेष अलंकार होगा, रूपक होगा, उपमा होगा, या फिर अनुप्रास अलंकार होगा, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो यहां पर बताएंगे कि कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, श्लेष अलंकार, जहां पर एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ आ जाएं। ठीक है, ठीक है ना, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, श्लेष अलंकार कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर श्लेष का यहां पर क्या क्या अर्थ है, देखो कह रहे हैं सुबरन, इसका अर्थ, ठीक है, सुबरन के अर्थ क्या क्या है, और कह रहा है खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, सुबरन मतलब अच्छे वर्ड, ठीक है, व्यभिचारी मतलब, व्यभिचारी क्या होते हैं जानते हैं, लड़कों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कन्या की बात करें व्यभिचारी, और चोर मतलब जो है जेवरात की बात करता है, जेवर की बात, तो ये खोजते फिरते हैं। ठीक है, व्यभिचारी कन्या, चोर जेवर एवर जो होता है उसको खोजता है, और जो कवि है वो अच्छे वर्णों की खोज करता है। ठीक है, क्लियर, चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11, कौन सा अयादी संधि का उदाहरण है, तो यहां पर अयादी संधि का उदाहरण कौन सा होगा, क्या पावक होगा, क्या एकाएक होगा, क्या महेंद्र होगा, या फिर उन्नति होगा, तो इसमें अयादी संधि होगी, किस शब्द में अयादी संधि होगी, पावक, एकाएक, महेंद्र, या फिर उन्नति, बताइए आप लोग जल्दी से। तो क्या बताएंगे कि जो है पावक में अयादी संधि होगी। ठीक है, पावक में अयादी संधि होगी, और अयादी जो है ये किसका उदाहरण है, तो बताएंगे ये स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का
उदाहरण है। ठीक है, यहाँ एक एक में कौन सी होगी तो बताएंगे, यहाँ पर जो है वृद्धि स्वर संधि होगी एक एक में, महेंद्र में गुण स्वर संधि होगी, गुण स्वर संधि, और उन्नति में व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधियां कितने प्रकार की होती हैं तो बताएंगे 3 प्रकार की संधियां होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग, और विसर्ग। स्वर संधि के कितने भेद तो बताएंगे 5 भेद होते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। बाकी डीप पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां से आप लोग जो है बेहतर हिंदी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले पेज पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 में कौन सा स्थायी भाव नहीं है। यहां पर आप लोग बताइए कि किस जो है शब्द में स्थायी भाव नहीं है। क्या निर्वेद है, क्या विस्मय है, जुगुप्सा है, या फिर करुण है। कौन सा शब्द जो है स्थायी भाव नहीं है तो क्या बताएंगे कि जो है विकल्प डी, ये जो है करुण जो है ये स्थायी भाव नहीं है। करुण क्या है तो बताएंगे करुण रस है। क्या है, करुण रस है। ठीक है ना, क्लियर। और निर्वेद जो है, निर्वेद ये क्या है, ये स्थायी भाव है, निर्वेद स्थायी भाव है। और कौन से रस का है तो बताएंगे निर्वेद जो है ये शांत रस का स्थायी भाव है, निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। विस्मय जो है ये किसका है तो बताएंगे ये अद्भुत रस का, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। जबकि जुगुप्सा जो है, जुगुप्सा ये किसका है तो बताएंगे ये विभत्स, किसका, ये विभत्स रस का स्थायी भाव है। और करुण रस का जो है स्थायी भाव आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13, अपने को संकट में डालना अर्थ के लिए सही मुहावरा है। अपने को संकट में डालना मुहावरे के लिए कौन सा सही अर्थ होगा। क्या बिल्ली के गले में घंटी बांधना, भैंस के आगे बीन बजाना, मक्खियां मारना, या फिर भीगी बिल्ली बन जाना। तो कौन सा इसका विकल्प सही होगा। हाँ, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, मक्खियां मारना। भाई मक्खी मत मारो, आप आंसर टिक कीजिए। हाँ, उम्मीद करते हैं सही बताया होगा। तो इसका अर्थ होता है बिल्ली के गले में घंटी बांधना। विकल्प बी जो है भैंस के आगे बीन बजाना, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है मूर्ख को समझाना। ठीक है, मूर्ख को समझाना, अर्थात जो समझने का प्रयास नहीं करता है, जो नहीं समझ रहा उसको आप समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसी को कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। आप लोग भी इसको जो है अपने दैनिक जीवन में इन शब्दों का प्रयोग कर रहे होंगे। मक्खियां मारना, इसका अर्थ क्या होता है, बोलते हो ना, क्या भाई मक्खी मार रहे हो बैठे बैठे। है, इसका अर्थ क्या होता है भाई, यानी कि बेकार बैठना। क्या इसका अर्थ होता है, बेकार बैठना। इसका अर्थ क्या होगा, बेकार बैठना। ठीक है, और भीगी बिल्ली बनना, इसका एक और भी अर्थ होता है, क्या, निठल्ला। क्या होता है, इसका एक और अर्थ होता है निठल्ला। ठीक है, निठल्ला अर्थ होता है इसका। ठीक है, और भीगी बिल्ली बनना का अर्थ क्या होगा तो भीगी बिल्ली बनना का अर्थ होता है डर जाना। क्या, डर जाना। क्लियर है ना, क्लियर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं। ठीक है भाई, थोड़ा सा जो है पीडीएफ बनाने में तो दिक्कत रहती है। प्रश्न संख्या 14, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। जो भर है ये कैसा शब्द है, क्या कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्या विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है, या फिर समुच्चय बोधक अव्यय है।
तो जो भर शब्द है ये कैसा शब्द है बताएं आप लोग। कालवाचक क्रिया विशेषण, हाँ, भाववाचक विशेषण या फिर समुच्चय बोधक, क्या है भाई ये? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या है ये भाई। तो क्या बताएंगे? भर जो है वो क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, आप जो है क्रिया विशेषण के प्रकार बताएं। क्रिया विशेषण के भेद कितने भेद होते हैं क्रिया विशेषण के? ये आप कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताएं भाई। तो कौन कौन से होते हैं? तो बताएंगे आप। 4 जो है इसके होते हैं। कालवाचक हो गया, रीतिवाचक हो गया, ठीक है, रीतिवाचक, स्थानवाचक, ठीक है, और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। आगे प्रश्न देखते हैं। आइए प्रश्न संख्या 15 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15। तो प्रश्न संख्या 15 में देखिए क्या कहा गया। उत से निर्मित शब्द है। जो शब्द उत दिया है शब्दांश है, उत शब्द नहीं है, क्या है ये? शब्दांश है। इससे निर्मित कौन सा शब्द होगा? अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उत जो है ये क्या है? ये उत जो है ये उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपसर्ग है। और ये वो शब्दांश होता है जो किसी मूल शब्द के पहले लगता है। ठीक है, तो क्या होगा? तो क्या अवकाश होगा, अपकार होगा, उच्चारण या फिर अध्ययन होगा? कौन सा विकल्प होगा? तो यहां हम बताएंगे विकल्प सी हो जाएगा, उच्चारण। इसमें क्या होगा? उतधन चारण। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16। स्वर्ग का संधि विच्छेद होगा। स्वर्ग का कौन सा संधि विच्छेद होगा? क्या स्वाधन गा होगा, सरधन गा होगा, स्वरधन गा या फिर स्वर्गधन आ होगा? तो यहां कौन सा विकल्प सही होगा? स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहां पर जो है विकल्प ए सही होगा, स्वाधन गा होगा। और इसमें कौन सी संधि होगी? तो बताएंगे यहां पर जो है विसर्ग संधि होगी। ठीक है, विसर्ग संधि हो जाएगी। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम है। स्थूल का विलोम कौन सा है? क्या सूक्ष्म होगा, क्या तन्वी होगा, दुर्बल होगा या फिर शाश्वत होगा? तो यहां पर कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो बताओ स्थूल का क्या होगा? स्थूल का क्या होगा? तो स्थूल का सूक्ष्म हो जाएगा। तन्वी का अर्थ क्या होगा? तो तन्वी का जो है विलोम, तन्वी का विलोम क्या होगा? तो बताएंगे पुष्ट हो जाएगा। ठीक है, पुष्ट हो जाएगा। या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं? विलोम जो है तन्वी का मोटा। शाश्वत का विलोम क्या होगा? तो शाश्वत का विलोम नश्वर होगा। और दुर्बल का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम आपका सबल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 18। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की जब संभावना होती है तो कौन सा अलंकार होता है? क्या प्रतीप अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, अन्वय होगा या फिर रूपक अलंकार होगा? तो यहां कौन सा विकल्प होगा? ए, बी, सी या फिर डी? कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो यहां पर जो है विकल्प बी सही होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 की ओर चलते हैं हम लोग। 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? क्या 15-15 होती हैं,
17 17, 16 16 या फिर 14 14 होती हैं। तो यहाँ कौन सा विकल्प होगा? तो बताएं, यहाँ पर जो है विकल्प सी सही होगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं, जबकि 4 चरण होते हैं। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20। 20 में देखें क्या कहा गया है। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। यथाशक्ति दान करना चाहिए। रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए। यहां जो यथाशक्ति में समास कौन सा होगा? क्या अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुब्रीहि समास है? कौन सा समास हो जाएगा? तो क्या बताएंगे? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होगा। जहां पर पहला पद अव्यय हो वहां अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, और इसमें अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान भी होता है। ठीक है, अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है, इसे अव्ययी भाव समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान और बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, क्लियर है ना। चलें, आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21। विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? विसिक जो है ये किस शब्द का पर्यायवाची, ये आपको बताना है। किसका है? क्या बुद्ध का है, बाण का है, तरु का है या फिर सरोवर का है? तो विसिक जो है ये आपका बाण का पर्यायवाची है। ठीक है, तरु का मतलब क्या होता है? तरु का मतलब पेड़ होगा, पेड़ के पर्यायवाची। पादप हो जाएगा, विटप हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा। सरोवर, सरोवर महत्वपूर्ण शब्द है, सरोवर के पर्यायवाची। इसका मतलब क्या होता है तो बताएंगे। इसका मतलब है तालाब। क्या है? तालाब है। ठीक है, अन्य पर्यायवाची की बात करें तो इसको आप तड़ाक कहेंगे, सर कहेंगे। पुष्कर महत्वपूर्ण है, पुष्कर। ठीक है, प्रश्न संख्या 22। 22 में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है, ये आपको बताना है। क्या लड़का होगा, प्राण होगा, घोड़ी होगा या फिर चिड़िया होगा? यहां पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो क्या बताएंगे? यहां पर जो विकल्प आपका होगा वो प्राण हो जाएगा। प्राण जो है हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। अन्य अगर बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्दों की बात करें तो आप नोट कर लीजिएगा कि दर्शन हो गया। ठीक है, हस्ताक्षर हो गया, आंसू हो जाएगा, लोग हो जाएगा, अच्छत हो जाएंगे, और भी बहुत सारे शब्द हैं जो कि हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना। ठीक है, चलो, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 के लिए किस कारक का परसर्ग परसर्ग है? के लिए। ठीक है, क्या संप्रदान का है, क्या अपादान का है, करण का है या फिर अधिकरण का है? तो ये किस कारक का जो है परसर्ग है, या कहें हम कारक चिन्ह। पहले तो आप बताएं कारक कितने होते हैं, कारकों की संख्या कितनी होती है? तो बताएंगे आप 8। ठीक है ना। तो के लिए जो है ये संप्रदान का कारक चिन्ह है। ठीक है, अगर अपादान की बात करें तो अपादान का कारक चिन्ह क्या होगा? तो आप बताएंगे इसका से होता है। ठीक है, करण का क्या होता है? तो करण का भी जो है से या फिर के द्वारा होता है। ठीक है, और अधिकरण का क्या होता है? में और पर होता है, में और पर होता है। इसे आप लोग जो है नोट करते रहिए। ठीक है ना, महत्वपूर्ण चीजें हैं मेरे भाई, इनको आप नोट करते रहिएगा जरूर। ठीक है, जो भी चीजें आपको नहीं आती हैं उन्हें आप नोट करते रहिए। चलिए,
प्रश्न संख्या 24, मनहरण कवित्त के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? मनहरण कवित्त के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? क्या 33 होते हैं, 32, 31 या फिर 30? कितने चरण होते, प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो आप बताएंगे 31 वर्ण होते हैं मनहरण में। ठीक है ना? ठीक है, चलो नोट कर लीजिए इसे, मनहरण में। ठीक है ना? प्रश्न संख्या 25, रीतिवाचक क्रिया विशेषण छाटिए। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा हो जाएगा? कौन सा होगा? यहां, वहां, बहुत, कल या फिर जैसे तैसे। तो यहां कौन सा विकल्प होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो कौन सा हो जाएगा? तो आप बताएंगे यहां पर जैसे तैसे विकल्प होगा। क्रिया विशेषण के प्रकार कितने, अभी मैं पहले भी बता चुका हूं। तो 4 प्रकार होते हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं, ये आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आज का जो है अपना अंतिम प्रश्न है 26 नंबर का। तो 26 नंबर का, और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है। यहां पर क्या हम प्रयोग करेंगे? अरे वाह, क्या विस्मयादिबोधक है, प्रश्न चिन्ह है, अर्ध विराम या फिर दोहरा अवतरण लगेगा? तो क्या हो जाएगा? अरे वाह। तो आप सभी जानते हैं यहां पर विस्मयादिबोधक हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 26 प्रश्नों का अभ्यास किया है। जहां पर भी उचित मुझे लगा कि व्याख्या करनी चाहिए, वहां पर मैंने व्याख्या की, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा चीजें। व्याख्या भी आपको ठीक लगी होगी। कंटेंट कैसा लगा है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, हिंदी की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं। ठीक है, चाहे फिर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या फिर अन्य परीक्षाओं के लिए, तो आपको सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं, बेहतर कंटेंट मिलेगा। ठीक है, जैसा भी आपको कंटेंट लगा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो फिर आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर अपने फ्रेंड्स को कर लीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाई चैनल वाले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी आप लोगों का सहयोग प्राप्त होता रहे। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बेहतर तैयारी करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।